आज ड्रैगन बैंक में नौकरी का दिन है, इसलिए गाकू इस मौके को नहीं गंवाना चाहता था। लेकिन इंटरव्यू की प्रक्रिया बहुत कठिन थी। करीब 5,000 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन सिर्फ 80 को ही चुना जाना था। यह और भी मुश्किल हो गया क्योंकि इंटरव्यू खुद बैंक के अध्यक्ष कोकुर्यू ले रहे थे। जल्द ही गाकू की बारी आई, लेकिन वह बहुत घबराया हुआ था। उसने कुछ गलतियां कर दीं। फिर उसने खुद को एक कंप्यूटर जीनियस बताया जो किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है। लेकिन कोकुर्यू इस बात से प्रभावित नहीं हुए। गाकू के बाद इंटरव्यू देने हारू आया। वह बहुत अच्छा बोलता था और इंटरव्यू लेने वाले लोग उसकी बातों पर हंसते रहे। लेकिन कोकुर्यू को यह पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि हारू बहुत ज्यादा बोलता है और कंपनी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने हारू को भी मना कर दिया। जब गाकू और हारू बाहर आए, तो गलती से एक दूसरे से टकरा गए। उन्हें बहुत खुशी हुई जब उन्हें पता चला कि वे पुराने दोस्त हैं। एक दिन हारू ने देखा कि कुछ लोग गाकू को परेशान कर रहे हैं, तो वह उसकी मदद करने आया और उन बदमाशों को सबक सिखाया। उसी समय पास में एक ट्रक जा रहा था और एक कैमरे ने हारू की लड़ाई की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अगर यह किसी को पता चल जाता, तो हारू को पुलिस के पास ले जाया जाता। गाकू अपना लैपटॉप निकाला और उस वीडियो को डिलीट कर दिया। उसी दिन से दोनों अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन कॉलेज के बाद अलग हो गए। अब वे फिर मिले थे, लेकिन दोनों को ड्रैगन बैंक से नौकरी नहीं मिली थी। गाकू की प्रतिभा देखकर हारू को एक आइडिया आया कि वे अपनी खुद की कंपनी शुरू करें। गाकू ने तुरंत मान लिया और दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू करने का फैसला किया। उनके पास सिर्फ $400 थे। गाकू को समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम पैसे में क्या किया जाए, लेकिन हारू ने एक कुर्सी खरीद ली। गाकू ने पूछा कि उसके पास पैसे कहां से आए। हारू ने बताया कि यह दोनों का मिला हुआ पैसा है और वह इसे जरूरी निवेश मानता है, क्योंकि एक कंप्यूटर इंजीनियर को आरामदायक कुर्सी चाहिए होती है। यह सुनकर गाकू को एहसास हुआ कि हारू उसकी कितनी परवाह करता है। फिर हारू ने कहा कि वे पैसा जुटाएंगे और उससे अपनी कंपनी शुरू करेंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। एक दिन हारू को किसी की याद आई और वह गाकू को उस व्यक्ति से मिलवाने ले गया। वह कोई और नहीं बल्कि कोकुर्यू थी, जो उस समय बिलियर्ड्स खेल रही थी। कोकुर्यू ने पहले तो उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन हारू की बातचीत का तरीका बहुत प्रोफेशनल था। उसने कोकुर्यू को समझाया कि अगर वह उन पर निवेश करता है, तो उसे फायदा जरूर होगा। उस समय हारू ने कहा कि वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधेगा और बिलियर्ड्स टेबल को सिर्फ एक शॉट में साफ कर देगा। अगर वह सफल होता, तो कोकुर्यू को उन पर निवेश करना पड़ता। अगर वह असफल होता, तो वह और गाकू दोनों चले जाते और कभी वापस नहीं आते। टेबल पर 5 गेंदें बची थीं और एक शॉट में सबको डालना मुश्किल लग रहा था। कोकुर्यू ने चुनौती मान ली। हारू ने अपनी टाई से आंखों पर पट्टी बांधी और ध्यान लगाकर शॉट मारा। गेंदें एक एक करके पॉकेट में गिरने लगीं। सिर्फ 9वीं गेंद बची थी और क्यू बॉल धीरे धीरे उसकी तरफ जा रही थी। अगर 2 गेंदें टकरातीं, तो आखिरी गेंद भी गिर जाती। आखिर में हारू ने सारी गेंदें डाल दीं। अब कोकुर्यू को अपना वादा निभाना था। उसने अपने आदमी को सूटकेस लाने को कहा, जिसमें 100 मिलियन येन थे। कोकुर्यू ने एक सौदा रखा। वह 100 मिलियन येन के बदले कंपनी के 51% शेयर लेना चाहता था। यह सुनते ही गाकू और हारू हैरान रह गए। अगर कोकुर्यू के पास 51% शेयर होते, तो वह मालिक बन जाता और गाकू हारू बस उसके सहायक रह जाते। इसलिए वे उठकर वहां से चले गए, लेकिन फिर भी खुश थे और बाहर जाकर साथ में शराब पीने का प्लान बनाया। इसी दौरान उन्हें खबर मिली कि ड्रैगन बैंक एक हैकिंग प्रतियोगिता रखने वाला है। गाकू ने बताया कि इस प्रतियोगिता में दुनिया भर से मशहूर हैकर आएंगे और जो जीत जाएगा, उसे बड़ी कंपनियां नोटिस करेंगी। हारू ने इसे एक अच्छा मौका समझा और गाकू को भाग लेने के लिए कहा। हारू को पूरा भरोसा था कि गाकू जरूर जीतेगा और उनका बिजनेस शुरू करने का सपना पूरा होगा। लेकिन गाकू को खुद पर भरोसा नहीं था। फिर भी हारू ने उसका नाम प्रतियोगिता में रजिस्टर कर दिया। जब क्वालिफायर शुरू हुआ, तो गाकू अकेला था, जबकि बाकी टीमों में कई सदस्य थे। उसे 1000 प्रतियोगियों को हराकर टॉप 12 में आना था।
प्रतियोगिता के नियम आसान थे, सवालों के जवाब देने थे। सही जवाब पर अंक मिलते थे और मुश्किल सवालों पर ज्यादा अंक मिलते थे। टॉप 12 टीमें फाइनल में जातीं। शुरुआत में गाकू अच्छा कर रहा था और धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, लेकिन वह अब भी टॉप में नहीं था और डर था कि बाहर हो जाएगा। तभी हारू बाहर से 100 शौकिया हैकर लेकर आया जो गाकू की मदद करने लगे। इससे गाकू को बहुत खुशी हुई और वह फिर से जोश में आ गया। हैकरों की मदद से उसकी रैंकिंग बहुत तेजी से बढ़ने लगी। वह 35वें नंबर तक पहुंच गया, लेकिन यह फाइनल के लिए काफी नहीं था। समय कम था, इसलिए उसने मुश्किल सवाल चुनकर दाव खेलने का फैसला किया। अगर वह सफल होता तो वे टॉप 12 में आ जाते। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। हारू को इतना टेंशन हुआ कि वह छत पर चला गया। थोड़ी देर बाद गाकू भी वहां आया। जैसा हारू को उम्मीद थी, गाकू ने क्वालिफायर पास कर लिया और दोनों बहुत खुश हुए। लेकिन असली प्रतियोगिता अभी बाकी थी। फाइनल राउंड ड्रैगन बैंक के अंदर हुआ, जहां दुनिया की 12 सबसे अच्छी हैकर टीमें थीं। कोकुरयू की टीम भी वहां थी, जो सबसे मजबूत थी। हारू की टीम में बस गाकू था और हारू भी वहां नहीं था। फिर आयोजकों ने नियम बताए, हर टीम को 10,000 अंकों का एक किला मिलेगा और उनका काम दूसरे टीमों के किलों को हैक करना होगा। थोड़ी देर में कोकुरयू आया और प्रतियोगिता शुरू होने की घोषणा की। तभी हारू अचानक वापस आया, एक ताओवादी संत की पोशाक और हाथ में एक जादुई झाड़न लिए हुए। सबको हैरान करते हुए, किसी को समझ नहीं आया कि हारू क्या कर रहा था। उसने अपने दोस्त गाकू से बात की और कहा कि खेल शुरू होने के 1 मिनट बाद ही इंटरनेट चालू करना। फिर हारू स्टेज पर गया और अजीब जादू जैसा कुछ दिखाने लगा। बाकी कोई भी टीम इंटरनेट से नहीं जुड़ पाई। हारू की बात मानते हुए गाकू ने थोड़ा इंतजार किया और फिर इंटरनेट से जुड़ा। वही अकेला था जिसे इंटरनेट मिल पाया। तभी एक दर्शक को शक हुआ कि हारू कुछ चालाकी कर रहा है। असल में हारू के पास एक खास झाड़न था जो टिन के पन्नी से बना था, जिससे वो सिग्नल रोक सकता था। गाकू को इंटरनेट इसीलिए मिल पाया क्योंकि हारू ने एक गुप्त वाईफाई राउटर फूलों के पीछे छिपा रखा था। जब बाकी टीमें कनेक्ट होने की कोशिश करतीं, तब तक गाकू आगे निकल चुका था। लेकिन क्योंकि गाकू अकेले खेल रहा था, वह धीरे धीरे पिछड़ने लगा। उसकी रैंकिंग गिर गई और वह सबसे नीचे आ गया। इससे उसका हौसला टूट गया और लगने लगा कि अब उनकी टीम हार जाएगी। तभी हारू ने अगली चाल चली। उसने गाकू से आयोजकों के वाईफाई से जुड़ने को कहा। फिर हारू ने अपना वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया, जिससे बाकी टीमों का इंटरनेट बंद हो गया। अब गाकू ने लगातार हमले किए और उनकी टीम ने बहुत ज्यादा अंक बटोर लिए। दूसरी टीमों के पास फिर से जुड़ने का समय नहीं था। इसी वजह से हारू और गाकू की टीम ने बाजी मार ली। कोकुरयू नाम की लड़की यह देखकर बहुत प्रभावित हुई, उनकी होशियारी देखकर, इसलिए उसने उन्हें फिर से एक ऑफर दिया, उनकी कंपनी के 51% हिस्से के बदले 200 मिलियन येन। लेकिन हारू ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तब एक और आदमी आया, उसका नाम किडोइन था। वह एक बड़ी विदेशी कंपनी का मालिक था। उसने उन्हें एक ऑफर दिया, उनकी कंपनी के 15% हिस्से के लिए 30 मिलियन येन। यह ऑफर हारू को सही लगा, क्योंकि इससे उन्हें कंपनी पर पूरा कंट्रोल भी रहता और पैसा भी मिल जाता। लेकिन किडोइन ने एक शर्त रखी, 1 महीने में उन्हें 3 मिलियन वॉन कमाने होंगे, वरना वह पैसा वापस ले लेगा। फिर भी हारू बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। जैसे ही उन्हें पैसे मिले, हारू ने सेल्फी खींची। क्योंकि उनके दिमाग में पहले से एक प्लान था, वे एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने वाले थे और पैसे दिखाकर वे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते थे। लेकिन भर्ती करना आसान नहीं था, क्योंकि कोई भी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा था। फिर ताकाहाशी आई। उसने हर सवाल का सही और साफ जवाब दिया। गाकू ने उसे डायरेक्टर बना दिया। ताकाहाशी जब पहले दिन ऑफिस आई तो हैरान रह गई, क्योंकि ऑफिस असल में गाकू का घर था। लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। वो दोनों की मदद करना चाहती थी ताकि कंपनी आगे बढ़े। उसी समय गाकू ने उसे बताया कि उन्हें 1 महीने में 3 मिलियन येन कमाने हैं, वरना निवेशक पैसा वापस ले लेगा। ताकाहाशी को एक आइडिया आया,
क्यों न एक एआई मशीन बनाई जाए जो लोगों को बर्थडे गिफ्ट सजेस्ट करे। आइडिया सबको पसंद आया। हारू और ताकाहाशी गिफ्ट की दुकानें ढूंढने बाहर गए, जबकि गाकू घर पर रहकर प्रोग्रामिंग करने लगा और एआई मशीन तैयार करने लगा। 3 दिन लगातार मेहनत करने के बाद गाकू ने मशीन बना ली। जब हारू ने उसे देखा तो वह वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। गाकू ने एक खरगोश जैसा रोबोट बनाया था जो इंसान की आवाज की नकल करता था। ताकाहाशी ग्राहक से बात करती थी और रोबोट वही बात दोहराता था। उन्होंने उस रोबोट का नाम रखा रिनरिन। जल्द ही रिनरिन सबका पसंदीदा बन गया। लोग मैसेज भेजने लगे और ताकाहाशी को हर जगह जाकर लोगों से मिलना पड़ता, कभी सड़क पर, कभी पार्क में। पहले हफ्ते के अंत में सबको उम्मीद थी कि बहुत कमाई हुई होगी, लेकिन जब हिसाब किया गया तो पता चला कि सिर्फ 49,000 येन ही कमाए थे। इस रफ्तार से वे 3 मिलियन येन नहीं कमा पाएंगे। फिर भी तीनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर नया तरीका सोचने की कोशिश की। ताकाहाशी को फूलों की दुकान में काम करने का अनुभव था। उसे पता था कि मर्द अक्सर फूल खरीदने में हिचकिचाते हैं। उसने आइडिया दिया कि क्यों न गिफ्ट सजेशन के साथ साथ फूलों की डिलीवरी भी शुरू करें। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने ये आइडिया आजमाने का फैसला किया। ताकाहाशी एक समझदार लड़की थी जो ग्राहकों की सोच को समझती थी। उसने खुशी से कस्टमर की मदद शुरू की। शुरुआत में एक आदमी ने ऑर्डर किया, वो अपने क्रश को फूल भेजना चाहता था। जब लड़की ने फूल पाए तो वो इतनी खुश हुई कि उसने उसका फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। फिर क्या था, बहुत सारे लोग जानना चाहने लगे कि इतने सुंदर फूल कहाँ से मिले। जैसे ही लोगों को पता चला, सब हारू की ऑनलाइन फूलों की दुकान पर टूट पड़े। जब पहला महीना खत्म होने वाला था तो तीनों लोग उत्सुकता से कमाई के नतीजों का इंतजार कर रहे थे। इस बार उन्होंने कुल बिक्री 30 लाख येन से ज्यादा की हासिल की। इससे तीनों को बहुत खुशी मिला। किडोइन भी बहुत खुश हुए और अपने बॉस से मिलवाया। योहारू की कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी, लेकिन उसने एक शर्त रखी। अगले महीने के अंदर उन्हें 2 करोड़ येन की बिक्री करनी थी। यह सुनकर तीनों चिंतित हो गए। ताकाहाशी ने कहा कि यह लक्ष्य पाना बहुत मुश्किल है। उसने बताया कि उसकी अपनी दुकान को 2 करोड़ येन की कमाई करने में 1 साल लग गया था और 1 महीने में इतना बेचना असंभव लग रहा था। इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्हें हर दिन कम से कम 60 गुलदस्ते बेचने पड़ेंगे। फिर भी हारू के पास एक योजना थी। वह और गाकू एक बार में काम के लिए आवेदन करेंगे। उनका इरादा ड्रिंक्स परोसने का था और फिर ग्राहकों के बीच अपनी फूलों की दुकान का प्रचार करने का था। काम के पहले दिन गाकू पर कुछ ग्राहकों ने पानी फेंका और कुछ अमीर लड़कों ने उसकी पिटाई भी कर दी। उसी वक्त हारू वहां आ गया। उसने उन गुंडों को भगा दिया। उसके बाद फूलों की दुकान का प्रचार भी बहुत सफल रहा, जिससे ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ गई। ताकाहाशी ग्राहकों को सलाह देने में इतना व्यस्त हो गया कि उसके पास आराम करने का भी समय नहीं था। हालांकि 2 करोड़ येन तक पहुंचना अभी भी बहुत मुश्किल लग रहा था, जिससे सभी को तनाव होने लगा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और गुलदस्तों की क्वालिटी को बेहतर बनाते रहे। गाकू ने कंप्यूटर पर सजावटें ध्यान से डिजाइन की ताकि वे बिल्कुल परफेक्ट लगें और भी ग्राहक आकर्षित हों। ऑर्डर लगातार आ रहे थे, जिन्हें प्रोसेस करना जरूरी था। जल्द ही 1 महीना बीत गया और अब समय था बिक्री की समीक्षा करने का। जब गाकू ने देखा कि उन्होंने 2 करोड़ येन की बिक्री कर ली है, तो वह रोने लगा। यह भरोसा करना मुश्किल था कि उन्होंने यह बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया था। तीनों ने साथ में जश्न मनाया और फिर किडोइन के बॉस को इसकी जानकारी दी। इस तरह हारू और गाकू की कंपनी ऑफिशियली शुरू हुई, जिसका नाम ट्रिलियन गेम रखा गया और इसमें मिस यो की तरफ से 10 करोड़ येन से ज्यादा का शुरुआती निवेश मिला। लेकिन इससे पहले कि वे इस सफलता का जश्न मना पाते, ड्रैगन बैंक ने एक एआई मशीन लॉन्च की। यह सुनकर हारू चौंक गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कुकुरयू ऐसा धोखा देगा। लेकिन फिर भी यह हारू के आत्मविश्वास को तोड़ नहीं पाया, क्योंकि उसने ड्रैगन बैंक को मात देने की योजना तैयार कर ली थी। हारू ने गाकू और ताकाहाशी से बात की और कहा कि अब समय आ गया है कि ट्रिलियन गेम अपने अगले स्टेज में कदम रखे।
अब से वे फूल नहीं बेचेंगे। इसके बजाय वे एक लाइव गेम शो शुरू करेंगे जहां लोग भाग लेकर इनाम जीत सकेंगे। उसने सुझाव दिया कि वे 100 मिलियन येन लेकर कोई गेमिंग कंपनी खरीद लें और उसे अपने तरीके से चलाएं। इसके बाद हारू और गाकू ने कंपनियां खरीदने की कोशिश शुरू की, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उन्हें कई कंपनियों से मना किया गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे। आखिरकार उन्हें एक ऐसी टीम मिली जो गेम बनाना जानती थी, लेकिन उस समय मुश्किलों में थी। हारू ने उस टीम में भरोसा दिखाया और पैसे देने का वादा किया। उसने उनसे कहा कि वे ऐसा गेम बनाएं जो बाजार में सबसे अच्छे गेम से मुकाबला कर सके। बाद में उन्होंने एक नया ऑफिस खोला जिसका किराया हारू ने दिया। जब सबने ऑफिस देखा तो बहुत खुश हुए, यहां तक कि गाकू को भी यकीन नहीं हुआ कि वो अब इसका मालिक है। अब उन्होंने एक नया गेम बनाने का सोचा जिसका नाम था सर्वाइवल आइलैंड। जल्द ही सब काम में लग गए और कुछ समय बाद कंपनी ने एक बड़ा लॉन्च इवेंट रखा। इस इवेंट में बहुत सारे लोग आए। सबको तब और भी ज्यादा हैरानी हुई जब हारू ने एक फेमस गेम डेवलपर होरी को पेश किया और बताया कि वह अब उनकी कंपनी के साथ काम करेगा। सब लोग चौंक गए कि हारू ने इतने बड़े इंसान को कैसे मना लिया। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वह असली होरी नहीं था, वह तो बस एक आम आदमी था जो होरी बनने का नाटक कर रहा था। इस चाल से उन्होंने सबको धोखा दे दिया और कंपनी ने 2 बिलियन येन का निवेश हासिल कर लिया। असल में सर्वाइवल आइलैंड गेम तो हारू की एक चाल थी। उसका असली मकसद एक मीडिया कंपनी बनाना था जो ड्रैगन बैंक से भी बड़ी हो। जब गाकू को यह सच्चाई पता चली तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। बाद में हारू ने केडोइन नाम के आदमी से बात की और जापान के मनोरंजन उद्योग को साथ में चलाने का प्रस्ताव दिया। लेकिन केडोइन ने साफ मना कर दिया, जिससे हारू उदास हो गया। अगली सुबह ताकाहाशी दौड़ता हुआ कंपनी आया और गाकू को अलग ले जाकर बताया कि 2 बिलियन येन का निवेश वापस ले लिया गया है। उसे शक था कि इसके पीछे हारू का हाथ है और उसने उससे भिड़ने का सोचा। गाकू ने इस गलती का जिम्मेदार है। उसे पहले ही पता चल गया था कि हारू झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने सबको सच्चाई बता दी। सभी बहुत दुखी हुए क्योंकि उन्हें धोखा मिला था। लेकिन टीम ने गाकू का धन्यवाद किया कि उसने सच्चाई बताई, जिससे गाकू और ज्यादा प्रेरित हो गया। वह ट्रिलियन गेम बनाना चाहता था और वास्तव में सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता था। उसकी ईमानदारी से सभी प्रभावित हुए और वे मदद करने को तैयार हो गए। इसी बीच हारू एक बार फिर किदोइन के पास गया। एक चौंकाने वाला सबूत भी लेकर आया, एक हत्या के मामले का, जिसमें किदोइन ने किसी को चाकू मारा था और फिर फरार हो गया था। उसने किदोइन को धमकाया कि वह या तो सहयोग करे या फिर यह सच सबके सामने आ जाएगा। किदोइन के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। दूसरी ओर गाकू ने ड्रैगन बैंक के गेम डेवलपमेंट सिस्टम को हैक कर लिया, विचार चुराने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को सुधारने और सुरक्षित करने में। अगले दिन कोकुर्यू को इस बारे में पता चला। कंपनी को नहीं पता था कि इसके पीछे कौन था, लेकिन कोकुर्यू को शक गाकू पर हुआ। वह नहीं समझ पाई कि गाकू ऐसा क्यों करेगा, इसलिए उसने उसे सीधे फोन किया और डेट पर चलने का प्रस्ताव दिया, जिससे गाकू चौंक गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने सही सुना है, फिर भी वह हिम्मत करके मीटिंग की जगह पर पहुंचा। वह जगह एक मनोरंजन पार्क थी। उन्होंने साथ में कई मजेदार खेल खेले। कोकुर्यू ने पहली बार इतनी खुशी महसूस की और दोनों पूरे दिन खेलते रहे। हिंडोले पर बैठते हुए कोकुर्यू ने आखिरकार पूछा कि क्या वही था जिसने कंपनी के सिस्टम में घुसपैठ की थी। गाकू चौंक गया और समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दे। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन कोकुर्यू को पहले ही सच्चाई का आभास हो गया था। आभार स्वरूप कोकुर्यू ने उसे अपनी कंपनी के सभी गेम डेवलपर्स की जानकारी दे दी, जिससे गाकू बहुत खुश हुआ क्योंकि अब वह उन्हें अपने लिए काम पर बुला सकता था। अगले दिन गाकू और ताकाहाशी डेवलपर्स से मिलने गए। डेवलपर ने 180 मिलियन येन सालाना वेतन की मांग की, जो गाकू की कंपनी के लिए संभव नहीं था। इससे लगने लगा कि उसे काम पर रखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तभी हारू वहां आ गया और गाकू की मदद की। उनकी बातचीत सफल रही और डेवलपर ने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। बाद में हारू ने माफी मांगी कि वह कंपनी से दूर रहा
और अब वादा किया कि वे फिर से साथ मिलकर निर्माण करेंगे। गाकू खेल विकास को संभालेगा और हारू मीडिया प्रचार देखेगा ताकि एआई की पूरी ताकत का उपयोग हो सके। जब गाकू ने गायब हुए 2 बिलियन येन के बारे में पूछा तो हारू ने सीधा जवाब नहीं दिया। सच्चाई यह थी कि हारू ने वह पैसा एक मीडिया कंपनी खरीदने में लगाया था। अगले दिन गेम डेवलपर ऑफिस पहुंचा। कैज़ो ने अपने विचार साझा किए और एक सुनहरे बालों वाले सहयोगी के साथ काम शुरू किया। ऑफिस का माहौल जोश से भरा हुआ था। सभी लोग देर रात तक मेहनत करते थे। हालांकि ड्रैगन बैंक के अध्यक्ष, जो कोकुर्यू के पिता भी थे, बहुत ही चालाक निकले। उन्होंने अपना नया गेम लॉन्च किया और अपने मीडिया प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए हारू की टीम के प्रोडक्ट को पूरी तरह ढक दिया। इसके अलावा वह पहले भी कैज़ो से मिल चुका था और उसे धमकी दी थी। इन धमकियों के कारण कैज़ो ने हारू के समूह से अपना अनुबंध वापस लेने और ड्रैगन बैंक के गेम लॉन्च इवेंट में भाग लेने के लिए वापस लौटने का अनुरोध किया। यह देखकर हारू और गाकू ने उसका पीछा किया और कैज़ो से आग्रह किया कि वह उनके साथ काम करना जारी रखे। उन्होंने उसे मुनाफे का 3% देने की पेशकश भी की। कैज़ो ने फिर भी मना कर दिया। अंदर ड्रैगन चेयरमैन नए गेम को लॉन्च करने के लिए एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे। फिर उन्होंने दिया जिसने गेम बनाया था। कैज़ो धीरे धीरे मंच पर चढ़े। उन्होंने ड्रैगन चेयरमैन को धन्यवाद दिया। उस समय कैज़ो ने हारू और गाकू को नीचे खड़े देखा और उन दोनों के अनुनय के शब्द उसके दिमाग में कौंध गए। इसलिए निर्णायक क्षण में कैज़ो ने अपना निर्णय बदल दिया। उन्होंने ड्रैगन बैंक में सीधे मंच पर इस्तीफा दे दिया और घोषणा की कि वह ट्रिलियन गेम्स कंपनी में शामिल होंगे। इससे हारू और गाकू, जो नीचे से देख रहे थे, बहुत खुश हुए। इस बीच ड्रैगन चेयरमैन इतने गुस्से में थे कि उनका चेहरा लाल हो गया और वे बिना एक और शब्द कहे चले गए। तुरंत बाद किडोइन और हारू ने एक बड़ी मीडिया कंपनी का सफलतापूर्वक अधिग्रहण कर लिया। ट्रिलियन गेम्स के पास सफल होने के लिए सभी आवश्यक कारक थे। निश्चित रूप से इसके रिलीज होने के कुछ समय बाद ही उनका खेल बहुत लोकप्रिय हो गया और लोग इसे सड़कों पर हर जगह खेलते हुए भी देखे जा सकते थे। सिर्फ एक हफ्ते के बाद 7 लाख डाउनलोड हुए और यही वह क्षण था जब उन्होंने पैसे कमाना शुरू किया। उन्होंने खिलाड़ियों द्वारा गेम में पैसे जमा करने पर प्रमोशन देकर ऐसा किया और प्रत्येक स्पिन के लिए एक अतिरिक्त स्पिन का इनाम दिया जाता था। खिलाड़ियों ने जितना ज्यादा पैसा जमा किया, उन्हें प्रमोशन में उतना ही ज्यादा मिला और परिणामस्वरूप कंपनी ने भारी मुनाफा कमाया। जल्द ही ट्रिलियन गेम्स डाउनलोड चार्ट के शीर्ष पर पहुंच गया। इसने ड्रैगन बैंक के खेल को पीछे छोड़ दिया और 5 बिलियन येन का रिकॉर्ड तोड़ राजस्व हासिल किया। इसने सभी को अविश्वसनीय रूप से उत्साहित कर दिया, क्योंकि उनमें से प्रत्येक अब करोड़पति बन गया था। इस बीच ड्रैगन चेयरमैन गुस्से में था, लेकिन यह उसके पतन की शुरुआत मात्र थी। हारू के पास एक योजना थी। उसने अपने सारे मुनाफे को एक नया टीवी चैनल शुरू करने में लगाएगा, जिसका नाम होगा ट्रिलियन टीवी। ऐसा काम पहले किसी भी निजी कंपनी ने नहीं किया था, यहां तक कि ड्रैगन बैंक ने भी नहीं। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग चैनल देखने लगते तो उनके सर्वर बंद हो सकते थे। ड्रैगन बैंक ने भी जल्दी जवाब दिया। उन्होंने एक विदेशी कंपनी से करार कर लिया और ट्रिलियन समूह को हराने की ठान ली। हालात मुश्किल थे, लेकिन हारू हार मानने वालों में से नहीं था। उसे एक बेहतरीन न्यूज एंकर की जरूरत थी जो दर्शकों को चैनल की ओर खींच सके। जापान में नागासे से बेहतर कोई नहीं था। नागासे बहुत होशियार था, लेकिन अभी एक छोटे से चैनल में काम कर रहा था। सालों पहले वह एक बड़े नेशनल चैनल में काम करता था, लेकिन वहां झूठी खबरें दिखाई गई थीं ताकि उनके स्पॉन्सर खुश हो जाए। नागासे ने ये झूठ सहन नहीं किया और अपनी नौकरी छोड़ दी। यह जानकर हारू ने नागासे को ट्रिलियन टीवी में काम करने का न्योता दिया। उसने वादा किया कि वे कभी झूठ नहीं दिखाएंगे और नागासे का नाम फिर से ऊंचाई पर लाएंगे। नागासे मान गया और टीम में शामिल हो गया। बहुत जल्दी चैनल का पहला प्रोग्राम आ गया और वो बहुत बड़ी हिट हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब तारीफ की। सब लोग बहुत खुश थे और इसी के साथ कंपनी की कमाई भी बहुत बढ़ गई। कुछ ही समय में उन्होंने 250 मिलियन येन कमा लिए। ड्रैगन बैंक चुप नहीं बैठा।
उन्होंने बड़े टीवी कंपनियों से हाथ मिला लिया और कहा कि उनका चैनल रिमोट पर सीधे बटन में दिखेगा। इससे उनका चैनल पूरी दुनिया में पहुंच सकेगा। उनका लक्ष्य था कि वे 3 साल में जापान का सबसे बड़ा ऑनलाइन चैनल बन जाए। फिर कुकुरयू ने खुद ट्रिलियन टीवी को खुली चुनौती दे दी। यह खबर हर अखबार की हेडलाइन बन गई। अब ट्रिलियन टीवी को भी तुरंत जवाब देना था। तभी हारू के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर ड्रैगन बैंक टीवी कंपनियों से मिल रहा है तो वे जापान के सबसे बड़े मंगा कॉमिक्स पब्लिशर के पास जाएंगे और उनकी सबसे फेमस सीरीज को अपने चैनल पर दिखाने के लिए खास डील करेंगे। जैसे ही हारू, गाकू और किडोइन एनीमे कंपनी के ऑफिस पहुंचे, उन्हें पता चला कि कुकुरयू उनसे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। उसने कंपनी से पहले ही अनुबंध कर लिया था। इसका मतलब था कि ट्रिलियन टीवी की हार लगभग तय थी। हारू ने कुकुरयू से मिलने का फैसला किया और उससे अनुरोध किया कि वह एनीमे कंपनी का अनुबंध छोड़ दे। सबको हैरानी हुई जब कुकुरयू ने हाँ कहा, लेकिन एक शर्त पर। हारू और गाकू को उसकी आज्ञा का पालन करना होगा और जिंदगी भर उसके गुलाम बनकर रहना होगा। हारू ने यह शर्त मानने से इनकार कर दिया और बात वहीं खत्म हो गई। इसी बीच ड्रैगन बैंक के अध्यक्ष ने किडोइन को एक बड़ी डील ऑफर की। अगर वह ड्रैगन बैंक के साथ अनुबंध करता तो उसे बैंक के शेयर मिलते। इसका मतलब था कि किडोइन को हारू की कंपनी से रिश्ता तोड़ना पड़ता। किडोइन ने इस बारे में हारू से बात की। हारू ने साफ कहा कि अगर उसे लगता है यह फायदेमंद है तो वह डील ले सकता है, क्योंकि वह किसी को जबरदस्ती साथ नहीं रखना चाहता। लेकिन आखिर में किडोइन ने ड्रैगन बैंक की डील को ठुकरा दिया और ट्रिलियन कंपनी के साथ ही रहने का फैसला किया। अगले दिन हारू और गाकू फिर से एनीमे कंपनी पहुंचे, लेकिन मैनेजर ने उन्हें फिर मना कर दिया। यह मैनेजर बहुत टैलेंटेड था, लेकिन उसकी बनाई कहानियां कभी भी रिलीज नहीं हुई थीं। उनमें से एक कहानी थी द मेडन ऑन द विंडी हिल। जब हारू ने कहा कि वह इस कहानी पर फिल्म बनाना चाहता है, तो मैनेजर हैरान रह गया और खुशी से कहानी दे दी। भले ही वे एनीमे कंपनी के साथ कोई बड़ा अनुबंध नहीं कर पाए, लेकिन यह एक छोटी जीत जरूर थी। हारू ने जल्दी ही एक टीम बनाई और फिल्म पर काम शुरू कर दिया। अगले दिन उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि 6 महीने में फिल्म रिलीज होगी। सब चौंक गए क्योंकि इतनी जल्दी एनिमेशन फिल्म बनाना नामुमकिन लगता था। तभी गाकू ने मंच संभाला और बताया कि उसने एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर बनाया है जो बहुत तेजी से खूबसूरत एनिमेशन तैयार कर सकता है। इससे फिल्म समय पर बन सकेगी। कुछ लोगों को चिंता हुई कि एनीमे कंपनी का ट्रिलियन टीवी से काम करना ड्रैगन बैंक के पुराने अनुबंध का उल्लंघन हो सकता है और कंपनी को जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन हारू ने तुरंत कहा कि अगर ऐसा होता है तो ट्रिलियन टीवी वह सारा खर्च उठाएगा। यह सब सुनकर कुकुरयू, जो दर्शकों में बैठी थी, बहुत गुस्से में वहां से चली गई। हारू ने उसकी डील को अपने पक्ष में पलट दिया था। अब ट्रिलियन टीवी को उस फिल्म का अकेला वितरक बनने का मौका मिल गया था। इस नए अनुबंध की मदद से ट्रिलियन टीवी ने जापान के 4 सबसे बड़े टीवी कंपनियों को मना लिया कि वे अपने रिमोट कंट्रोल पर उनकी सर्विस के लिए एक खास बटन जोड़ दें। इससे ड्रैगन बैंक को बड़ा नुकसान हुआ। बैंक के अध्यक्ष को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने हारू की टीम से मिलने का समय लिया। इस मीटिंग में उन्होंने ट्रिलियन गेम को 70 बिलियन येन में खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन हारू ने तुरंत मना कर दिया। यह सुनकर बैंक के अध्यक्ष बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि उनका बैंक बहुत बड़ा है और पैसे की ताकत से वे यह लड़ाई जीत लेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि ट्रिलियन गेम को ड्रैगन बैंक की एक छोटी कंपनी बन जाना चाहिए। हारू ने हंसते हुए कहा कि ऐसा तो नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि एक दिन ड्रैगन बैंक ही ट्रिलियन गेम का हिस्सा बन जाए। बैंक के अध्यक्ष को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें कभी किसी ने इस तरह जवाब नहीं दिया था। लेकिन हारू की योजना समझदारी भरी थी। उन्होंने देखा कि जापान में लोग ज्यादातर कैश से पेमेंट करते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की सुविधा दे। इसके लिए उन्हें देश भर के दुकानदारों से साझेदारी करनी थी। यह आइडिया सफल रहा। धीरे धीरे लोग उनका ऐप डाउनलोड करने लगे और इस्तेमाल भी करने लगे। लेकिन उस समय कंपनी की कमाई बहुत कम थी, जिससे गाकू और ताकाहाशी परेशान हो गए।
तभी हारू ने कहा कि उसके पास एक और आइडिया है। जापान में ज्यादातर लोग ट्रेन से सफर करते हैं और कार्ड से पेमेंट करते हैं, जो महंगा होता है। अगर उनकी कंपनी इन कार्ड्स को ऑनलाइन पेमेंट ऐप से जोड़ दे तो लोगों को आसानी होगी और ट्रेन कंपनियों का खर्च भी बचेगा। इस आइडिया के साथ वे ट्रेन कंपनी से मिलने गए। वहां कोकुरयू भी मौजूद थी, क्योंकि उसे भी यही आइडिया था। दोनों ने अपने अपने प्रस्ताव दिए, लेकिन ट्रेन वालों ने दोनों को मना कर दिया। हारू उदास होकर घर लौटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कोकुरयू से सीधी बात की और उससे साझेदारी करने की बात कही। सोचने के बाद कोकुरयू ने हाँ कह दिया। जब गाकू को यह पता चला तो वह हैरान रह गया, क्योंकि ये दोनों कंपनियां पहले हमेशा दुश्मन थीं। लेकिन अब वे एक साथ काम करने के लिए तैयार थीं। अगली बार जब उन्होंने ट्रेन कंपनी से मुलाकात की तो उनके नए प्रस्ताव इतने अच्छे थे कि मना करना मुश्किल हो गया। फिर एक मीटिंग हुई और प्रस्ताव पास हो गया। अब ड्रैगन बैंक और ट्रिलियन गेम्स एक साथ काम कर रहे थे। जब बैंक के अध्यक्ष को पता चला कि उनकी बेटी कोकुरयू ट्रिलियन के साथ काम कर रही है, तो वे गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने एक नई चाल चली। कुछ दिनों बाद ट्रेन कंपनी ने ट्रिलियन से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और सिर्फ ड्रैगन बैंक के साथ काम करने का फैसला किया। यह सबके लिए बड़ा झटका था। इसके बाद ट्रिलियन की पूरी सिस्टम बंद हो गई। गाकू ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि उनकी कंपनी की सुरक्षा हैक हो गई थी और सारा डेटा चोरी हो गया। लेकिन कोई सुराग नहीं मिला कि यह किसने किया। अब ट्रिलियन गेम्स बड़ी मुसीबत में थी। उसी समय हारू को बैंक के अध्यक्ष ने मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि अगर हारू अपनी कंपनी बचाना चाहता है तो उसे उनके सामने झुककर मदद मांगनी होगी, नहीं तो ट्रिलियन खत्म हो जाएगी। अगले दिन जब ग्राहक की जानकारी लीक होने की बात सामने आई तो ताकाहाशी ने कंपनी के अध्यक्ष के तौर पर सबके सामने माफी मांगी और इस्तीफा देती है। जाने से पहले उन्होंने हारू और गाकू से कहा कि वे कंपनी को बचाएं। इसके बाद हारू, गाकू और किदोइन के साथ ड्रैगन बैंक के अध्यक्ष से मिलने गया। वहां हारू ने उनके सामने घुटने टेककर मदद मांगी। हारू ने कहा कि वह अपने 42.5% शेयर छोड़ने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर उसे ड्रैगन बैंक में एक वरिष्ठ प्रबंधक बनाया जाए। ड्रैगन बैंक के अध्यक्ष मान गए और हारू वहीं से ड्रैगन बैंक का हिस्सा बन गया। यह देखकर गाकू बहुत दुखी हुआ। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका सबसे करीबी दोस्त उसे धोखा देगा। यह सदमा गाकू सह नहीं सका और वह चुपचाप वहां से चला गया। उसी समय किदोइन ने भी अपने 15% शेयर बेच दिए और सिर्फ 30 मिलियन के निवेश से 10 बिलियन येन कमा लिए। अब वह पूरी दुनिया घूम सकता था। अगले दिन हारू ड्रैगन कंपनी के मैनेजर के रूप में अपनी टीम के साथ ट्रिलियन गेम्स में आया और विलय की प्रक्रिया पूरी की। अब ट्रिलियन गेम्स ड्रैगन ग्रुप की सहायक कंपनी बन गई। सभी लोग गुस्से में थे। उन्हें लगा हारू ने धोखा दिया। हारू ने इस्तीफा लिखा, लेकिन वह छोड़ नहीं पाया और उसने उसे फाड़ दिया। तभी हारू वहां आया और उसने गाकू को एक फाइल दी। उसमें ड्रैगन बैंक की अवैध गतिविधियों के सबूत थे जो हारू ने इकट्ठा किए थे। ये जानकारी अध्यक्ष ने छुपा रखी थी। हारू ने ये सबूत इकट्ठा करने के लिए ही अपने शेयर छोड़े थे। अब हारू और गाकू मिलकर स्थिति बदल सकते थे। अगले दिन हारू और बैंक अध्यक्ष बाहर गए और गाकू एक चौकीदार बनकर उनके ऑफिस में घुस गया। उसने सभी डेटा हैक कर लिए। लग रहा था कि उनकी योजना सफल हो गई है। लेकिन अगले दिन की बैठक में एक वरिष्ठ नेता ने बता दिया कि कमरे में छुपे कैमरे लगे थे, जिन्होंने गाकू की सारी हरकतें रिकॉर्ड कर ली थीं। जब सब कुछ बिगड़ता दिखा, तभी हारू खड़ा हुआ और बोला कि आज वह अध्यक्ष को हटाएगा। सब हैरान थे, क्योंकि यह करने के लिए 51% शेयर चाहिए थे। फिर हारू ने बताया कि किदोइन की दुनिया घूमने की बात झूठ थी। असली मकसद था विदेशों से शेयर इकट्ठा करना। अब किदोइन 16% शेयर लेकर वापस आ गया था। लेकिन फिर भी हारू को 35% और शेयर चाहिए थे। तभी हारू ने कहा कि अध्यक्ष खुद उसे 29% शेयर देंगे, क्योंकि हारू के पास उनके गुनाहों के सबूत थे। गाकू की हैकिंग सिर्फ डेटा के लिए नहीं थी, उसने कंप्यूटर के कैमरे से वह बातचीत भी रिकॉर्ड की थी
जिसमें अध्यक्ष ने नेताओं को गलत काम करने को कहा था। अब अगर अध्यक्ष शेयर नहीं देते तो हारू वह वीडियो पुलिस को दे देता और अध्यक्ष जेल चले जाते। मजबूर होकर अध्यक्ष ने 29% शेयर दे दिए। अब हारू को सिर्फ 6% और शेयर चाहिए थे जो कुकुरयू के पास थे। अपने पिता को बचाने के लिए कुकुरयू ने खुशी खुशी शेयर दे दिए। अब हारू के पास कुल 51% शेयर थे। वह अध्यक्ष को हटा सकता था, लेकिन हारू ने कंपनी का पूरा कंट्रोल गाकू को दे दिया। क्योंकि हारू खुद भी जानकारी लीक करने और शेयरों से खेल करने का दोषी था, इसलिए वह अध्यक्ष नहीं बन सकता था। गाकू निर्दोष था और वह इस जिम्मेदारी के लायक था। अब गाकू ही कंपनी का नेतृत्व करेगा। थोड़े समय बाद मीडिया में खबरें आने लगीं कि ट्रिलियन गेम्स ने ड्रैगन ग्रुप को हरा दिया है। ताकाहाशी से किया गया वादा निभाते हुए हारू और गाकू ने मिलकर कंपनी को बचा लिया। फिर वे ताकाहाशी को दोबारा काम पर लाने गए। उसी समय कुकुरयू को ड्रैगन कंपनी का नया अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन इस दौरान हारू अचानक गायब हो गया। कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। 2 साल बाद जब गाकू एक ड्रिंक लेने बाहर गया तो उसके हाथ से गलती से एक सिक्का गिर गया। तभी कोई झट से सिक्का पकड़ने के लिए कूद पड़ा। वो और कोई नहीं बल्कि हारू था। वह गाकू की खुशी के लिए बहुत कुछ कर चुका था। बात करने से पहले ही हारू ने गाकू को एक शानदार कार में बिठाया और सीधा उसे बंदरगाह पर ले गया, जहां उनकी अगली योजना शुरू होने वाली थी। यही है हमारी फिल्म का अंत। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली फिल्म में।